एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने लाइट के रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पे पहले भी डिस्कशन किया था, जो कि छोटा सा डिस्कशन था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लाइट बेंड कर जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी वही बोला जा रहा है कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसके पाथ में चेंज आता है। यानी मान लो दोस्तों, जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा, और रेयरर मीडियम कहने का मतलब जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो डेंसर मीडियम से। डेंसर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। और रेयर मीडियम जो है जनरली हम लोग एयर को कंसीडर करते हैं, और डेंसर मीडियम में ग्लास आ जाता है, यानी जो सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि रेयर मीडियम से जब रे ऑफ लाइट आएगा डेंसर की तरफ, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पे। तो रूल क्या बोल रहा है कि रेयर से जब डेंसर में आएगा रे ऑफ लाइट तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। यानी वो अभी तो इसका पाथ ऐसा कुछ है, तो वो क्या कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रेयर टू डेंसर वाली केस में था। लेकिन जब डेंसर टू रेयर में रे ऑफ लाइट मूव करे, यानी ग्लास में रे ऑफ लाइट था, वो ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी डेंसर टू रेयर में जा रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, तब हम भी नॉर्मल फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इस रूल में क्या बोल रहा है कि डेंसर टू रेयर जब भी रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर चला जाएगा। यानी इस तरह से था वो कुछ और उधर चला जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कब रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ आएगा और कब रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर जाएगा रिफ्लेक्ट होके। तो इसके लिए हम लोगों को पहचानना होगा कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही बता दिया है कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है डेंसर मीडियम है। और कहीं पर नहीं दिया हो कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, तो ये हम लोग उसके डेंसिटी को समझ के बता सकते हैं कि कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है। ठीक है दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस वाले टॉपिक को समझने के बाद हम लोगों को रिफ्लेक्शन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर पीस जिसको ग्लास से बनाया गया है। ठीक है, वो हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को ले रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले इस ग्लास स्लैब पे एक रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हो रहा है जो कि एयर से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं जो कि इस पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसको हम लोग नाम भी दे देते हैं, जो कि होगा PQ। ठीक है, वही बोला जा रहा है PQ एक इंसिडेंट रे है। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग I से डिनोट कर रहे हैं, और उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, एंगल I, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अब क्या है कि चूंकि ये एयर टू ग्लास आ रहा है, यानी कहने का मतलब एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाता है तो हम लोग ने क्या देखा था कि वो नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाता है। यानी उसको इस तरह से ही जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कहता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो यानी वो कुछ इस तरह से अंदर की तरफ आ जाएगा। और इस बार जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा ये रे ऑफ लाइट, उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं और R से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल R, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जाके रिफ्रैक्ट हो गया, और इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, ये R है। ठीक है, और यही वाला रे ऑफ लाइट कंटिन्यू होगा और इस ग्लास पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो रे ऑफ लाइट अभी आ रहा है वो ग्लास से वापस एयर में जा रहा है। यानी पहले अभी ग्लास में था, वो अब एयर में जाना है, यानी अभी वो डेंसर में है और फिर से वो रेयरर में जा रहा है। तो डेंसर टू रेयर जब भी रे ऑफ लाइट जाता है तो वो क्या कहता है कि नॉर्मल से दूर जाता है। यानी इस पॉइंट पे भी जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा। यानी उसको इस तरह से ही जाना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल से दूर यानी वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से दूर चला जाएगा।
तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, यानी 2 टाइम्स हम लोग को इसमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले लाइट रेयरडेड टू डेंसर में आता है, यानी एयर टू ग्लास में आता है, फिर ग्लास से वापस एयर में जाता है, इसलिए इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। और ये जो रे निकल रहा है इसको हम लोग इमर्जेंट रे भी कहते हैं, इसको नाम देते हैं एस, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है इसको भी नॉर्म हम लोग दे देते हैं, जो कि एम है और एन है, ठीक है। तो ये जो इमर्जेंट रे निकल रहा है वो हमेशा इंसिडेंट रे जो आ रहा है उसके पैरेलल ही होता है, यानी आप लोग देख भी रहे होंगे एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों आपस में हमेशा पैरेलल रहता है। पैरेलल इसलिए भी रहता है क्योंकि दोनों जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से ही आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, इस कारण से ये दोनों रे पैरेलल है, ठीक है। अब जो जो चीज हम लोगों ने लिखा वो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो एम क्या है, तो एम ये है, एम नॉर्मल है। पी क्यू क्या है, तो वो इंसिडेंट रे है। और क्यू आर जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी क्यू और आर ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और आर एस जो है वो इमर्जेंट रे है, यानी ये वाला जो रे है उसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं, जो कि निकल रहा है इस ग्लास स्लैब से। और एंगल आई तो है ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में था, रिफ्रैक्शन इसी तरह से होता है उसमें, और इसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एयर टू ग्लास में जब रे ऑफ लाइट मूव कर रहा है, यानी रेयर टू डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है, तो इस तरह का रिफ्रैक्शन दिख रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे ये वाला जो रे है वो इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो जो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, और ये वाला जो बात है वो नॉर्मल है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो है वो हमेशा एक ही प्लेन में रहेगा, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेगा। एक ही प्लेन कहने का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे इस बोर्ड पे है तो इस बोर्ड ये एक ही प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, तो इसी प्लेन में बात होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया कहने का मतलब ये दोनों में रिफ्रैक्शन फेनोमेना देखा जा सकता है। ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी देखा जा सकता है, नहीं ट्रांसपेरेंट रहेगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइट रे इससे पास ही नहीं कर पाएगा इस मीडियम से इस मीडियम तक, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो यही बात था दोस्तों। हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखते हैं कि वो क्या बोलता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि ये जो इंसिडेंस एंगल था और रिफ्रैक्टेड एंगल था, इस दोनों का जब हम लोग साइन लेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा हमेशा। उसी चीज को बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है लाइट चैप्टर में, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग जानते हैं कि ये आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसका साइन जब लेंगे, साइन कहने का मतलब ये, इस चीज से आप लोग अच्छे तरीके से फेमिलियर है क्योंकि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी अभी पढ़ाई है मैथ्स में, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर के रेशियो को हम लोग जब लेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो यही जो लॉ है वो स्नेल्स लॉ कहलाता है और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहलाता है। और ये कांस्टेंट जो है उसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं या एम से भी डिनोट करते हैं, और ये एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज पे अभी हम लोग जस्ट पूरे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई और आर का जब हम लोग साइन लेके रेशियो निकालेंगे तो उसी चीज को कांस्टेंट आता है वैल्यू, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग म्यू और एम से भी डिनोट करते हैं और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, और यही चीज सेकंड लॉ है और यही चीज स्नेल्स लॉ भी है। अब स्नेल्स लॉ के बारे में एक छोटा सा बात है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो जान लीजिए कि ये तभी वैलिड है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज हमेशा यही रहना चाहिए, तभी हम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और तभी स्नेल्स लॉ वैलिड भी है, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ के बारे में हम लोगों का डिस्कशन था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों एक ऐसा हथियार है जिसके हेल्प से हम लोग वो जो चेंज आता है रिफ्लेक्टेड रे में उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, यानी वो किस एक्सटेंट से चेंज करेगा, यानी जो इंसिडेंट रे आ रहा था वो चेंज हो जा रहा था, वो किस हद तक चेंज होगा, कैसा चेंज होगा, ये हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मदद से पता चलता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पहले मीडियम में देखते हैं। तो पहले मीडियम में
जो स्पीड ऑफ लाइट था, ठीक है, वो v1 कंसीडर कर रहे हैं और वो मीडियम फर्स्ट है, ठीक है। और दूसरे मीडियम में क्या होता है कि लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, ये याद रखने वाला भी बात है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट इंटर करता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है और इसी के कारण रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। अगर ये स्पीड का चेंज नहीं होता तो रिफ्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं था। रिफ्रैक्शन पॉसिबल तभी होगा जब लाइट का स्पीड चेंज होगा और लाइट का स्पीड तभी चेंज होगा जब दो मीडियम अलग अलग होंगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम में v1 है और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी जब भी निकलता है तो वो किसी के रेस्पेक्ट में निकलता है। तो मीडियम 2 का जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और वो एक्चुअली इसको डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं कि n21, कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को निकालना है उसको हम लोग आगे लिखेंगे। और इस तरह से जब हम लोग डिनोट करेंगे तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को निकालना है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा कि क्योंकि हम लोग 2 का निकाल रहे हैं तो 1 का स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रहेगा और जिसका हम लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका स्पीड ऑफ लाइट नीचे रहेगा और इसी रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 v1 है, ठीक है, तो इसको हम लोग v1 से रिप्लेस कर दिए और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 वो v2 है तो उसको हम लोग v2 से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। और ये पहला केस था, लेकिन दूसरा केस क्या होगा जब मीडियम 1 का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो पहले मीडियम का हम लोगों को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2, इसीलिए इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जो कि होगा v2 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जो कि है v1। तो इसी रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2। अभी एक चीज देखिए दोस्तों कि जब हम लोग दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहला का ये था, यानी दूसरे के रेस्पेक्ट में पहला का इंटू पहला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में, जब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो n21 क्या है, तो v1 बाई v2 है और n12 क्या है, तो वो v2 बाई v1 है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो ये जो रिजल्ट आया वो 1 आ गया, यानी इस दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोगों का 1 आ जाएगा। यानी जब भी हम लोग दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था और याद भी रखने वाला था। इसी चीज से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि n21 जो है वो 1 बाय n12 है, यानी सेकेंड मीडियम का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था फर्स्ट के रेस्पेक्ट में वो रेसिप्रोकल है किसके, तो ये फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो ये बात भी याद रखने वाला है, इसको एकदम अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। दोस्तों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर एक छोटा सा बात और है, वो है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। तो वो क्या है वो देखिए। तो डिफिनेशन पे आते हैं, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन गिवन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ले रहे हो तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग रिलेटिव क्वांटिटी ले रहे हैं, यानी वो कंपैरिजन कर रहा है किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। इसी चीज को हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो स्पीड का कंपैरिजन था, अगर हम लोग एयर को लेके करें, यानी जब हम लोग एक मीडियम को फिक्स कर दे कि वो एयर ही है और अगला मीडियम कोई भी रहे, ठीक है, और तब जो रेशियो है निकालते हैं हम लोग, और उस रेशियो को जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता है उस रेशियो के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी एयर के रेस्पेक्ट में जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट का कंपेरिजन करते हैं तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कहने का मतलब इसको हम लोग एनएम से डिनोट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी एक चीज फिक्स है कि हम लोग एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो और जो मीडियम जो रहेगा उसका स्पीड ऑफ लाइट, उसी के रेशियो को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जानते हैं ये बात, 3 × 10⁸ होता है इसका वैल्यू। और स्पीड ऑफ लाइट जो कि गिवन मीडियम में उसको हम लोग वी से डिनोट कर रहे हैं, तो इस C/V के रेशियो को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। अभी क्या है कि कुछ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ मीडियम का वो हम लोगों को याद रखना चाहिए। ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोगों को बुक में आसानी से मिल जाएगा। तो एयर का जो रिफ्लेक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है एग्जैक्टली लगभग, ठीक है। वाटर का जो है वो 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, डायमंड का हाईएस्ट होता है इस लिस्ट में जो कि है 2.42, ठीक है।
और ये सारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है ये एयर के कंपैरिजन में है, ठीक है। यानी एयर को ध्यान रखते हुए ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है, ठीक है। तो ये चारों को जरूर याद रखिएगा, इसके अलावा भी बहुत सारा है, आप लोगों को बुक में इसका आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक है वहीं से रिफ्रैक्शन का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। ये चीज हम लोगों ने मिरर्स के केस में भी देखा था कि टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से एसोसिएटेड थे। अब हम लोग लेंस के केस में भी बहुत सारे टर्म्स सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आता है हम लोगों के मन में कि लेंस कैसे बनता होगा। तो लेंस स्फेयर से ही बनता है, लेकिन एक से ज्यादा स्फेयर से बनता है, यानी 2 स्फेयर से बनता है, कुछ इस तरह से। यानी ये वाला जो आप लोग कन्वेक्स लेंस देख रहे होंगे, ये आप लोग देख रहे होंगे कि 2 स्फेयर से बना हुआ है, S1 और S2। उसी तरह से कॉनकेव लेंस भी इसी तरह से बनता है, जस्ट 2 स्फेयर बाद में रहते हैं और उसको दोनों के पार्ट को लेके कॉनकेव लेंस बनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 सेंटर भी होंगे अलग अलग, ठीक है। ये बात तो आ गई हम लोगों के माइंड में। अब क्या है कि सबसे पहला टर्म क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर का। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है कि जैसे हम लोग इस कॉन्वेक्स लेंस को ही ले रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी ये वाला जो पॉइंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और कॉन्केव लेंस के केस में भी वही बात है कि जो ये वाला पॉइंट है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। तो ये पहला बात क्लियर हुआ। अब दूसरा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का बात। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो देखिए। हम लोग जानते हैं कि ये लेंस जो है वो 2 स्फेयर से बना हुआ है, S1 और S2। तो यहाँ पे 2 सेंटर भी है, C1 और C2। तो ये जो लेंस आपका बना है ये 2 स्फेयर से, उसका 2 सेंटर है, C1 और C2। और ये C1 C2 को ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी इस लेंस का 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, जो कि है C1 और C2। वही बोला जा रहा है, इट इज द सेंटर्स ऑफ स्फेयर्स ऑफ विच द सरफेस ऑफ ए लेंस फॉर्म्स अ पार्ट, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों जो अगला टर्म है वो है प्रिंसिपल फोकस का। तो प्रिंसिपल फोकस पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखते हैं कि वो क्या होता है। तो वो देखिए कि कॉन्वेक्स लेंस को जब हम लोग लेंगे और उस पर एक रे को इंसिडेंट कराएंगे जो कि पैरेलल होगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो फोकस पे जाके कन्वर्ज कर जाएगा। यानी ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो फोकस पे जाके कन्वर्ज कर जाएगा। और ये जो पॉइंट है एक्चुअली वही फोकस है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो फोकस कहलाता है। और ये दोनों साइड होता है लेंस के। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेंस में जो है दोनों तरफ से इंसिडेंट रे आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। तो इसलिए इसमें 2 फोकस होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और दोनों फोकस का जो ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस में जो डिस्टेंस रहता है यहाँ इस ऑप्टिकल सेंटर से, वो सेम होता है। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में था फोकस। वही चीज बोला जा रहा है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग कॉन्केव लेंस के केस में देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो कॉन्केव लेंस को लेके जब हम लोग एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस केस में क्या होता है कि वो फोकस की तरफ ना जाके फोकस से दूर चला जाता है, यानी फोकस से डाइवर्ज करा जाता है। तो यही पॉइंट जो इसको हम लोग बार बार फोकस बोल रहे हैं, यही पॉइंट जो है वो फोकस है, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 फोकस होगा क्योंकि लेंस है तो दोनों तरफ से हम लोग रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 फोकस है, F1 और F2। और दोनों का डिस्टेंस जो कि ऑप्टिकल सेंटर से है वो सेम ही होगा, ठीक है। तो वही चीज बोला जा रहा है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, यानी डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लास्ट दोनों टर्म पे आते हैं, वो क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को तो हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि ये जो दोनों स्फीयर से हम लोग लेंस बना रहे थे, इस दोनों स्फीयर के जब हम लोग सेंटर को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यही वाला जो लाइन है आपका वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये सेम है एक्चुअली, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में भी यही बात था, ठीक है। और वही चीज बोला जा रहा है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द 2 स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए आसानी से। अब आता है नेक्स्ट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है कि ये जो दोनों फोकस था एक लेंस का और ये ऑप्टिकल सेंटर जो था बीच में, जब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस का डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसी डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो इधर भी f होगा, इधर भी f होगा। इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं जनरली फोकल लेंथ को, ठीक है। तो द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और इसको हम लोग f से डिनोट करते हैं। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जो है इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे स्फेरिकल लेंस के केस में।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ ले। होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।